पहली बार ये देश का गौरव पूरी दुनिया ने महसूस किया। दुनिया में भारत के लोग कहीं पर भी जाते हैं, कहीं पर भी दुनिया में आप चले जाओ, पूछेंगे मोदी के भारत से आते हो ना। ये पहचान दुनिया में, विश्व में खड़ी करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैं आज बताना चाहता हूं मित्रों आपको कि 140 करोड़ की जनता ने पहली बार महान भारत का स्वप्न देखने का साहस नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। न केवल महान भारत का स्वप्न देने का साहस, उस स्वप्न को सिद्धि में परिवर्तित करने के लिए सामूहिक पुरुषार्थ करने का मन भी नरेंद्र मोदी ने बनाया है। और पूरे देश के सामने एक लक्ष्य रखा कि 2047 में भारत पूर्ण विकसित भारत होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा, गुलामियों की निशानियों से मुक्त भारत होगा। ये संकल्प पहली बार 140 करोड़ की जनता के सामूहिक संकल्प के माध्यम से आज विश्व के सामने उभर कर आया है। और इस संकल्प का एक्नॉलेजमेंट भी पूरा विश्व कर रहा है। मित्रों, मोदी जी ने 10 साल के अंदर कई सिद्धियां प्राप्त की है। गरीबी से मुक्ति, भ्रष्टाचार से मुक्ति, जातिवाद से मुक्ति, परिवारवाद से मुक्ति, तुष्टीकरण से मुक्ति। इस देश का लोकतंत्र कई सालों तक भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण के नासुरों से ग्रसित रहा। नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त कर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को एस्टैब्लिश करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने अपने कर्तव्य से, अपने कर्तृत्व से देश की पूरी जनता को एक सामूहिक हीन भावना थी, इस सामूहिक हीन भावना को, एक मास इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को समाप्त कर हम भी कर सकते हैं, हम ही करेंगे, एक गौरव के साथ दुनिया के सामने किया। नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार इस देश को गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति दिलाने का आह्वान किया। ये शुरुआत आजादी के दूसरे दिन होनी चाहिए थी, परंतु जब तक कांग्रेस रही, जब तक इंडिया अलायंस वाले रहे, इसकी कल्पना भी नहीं की। मोदी जी ने गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति के लिए 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से आह्वान किया और जनता ने पलक पावड़े बिछाकर इसका स्वागत किया। और आज गुलामी के प्रतीकों से हम मुक्ति पा रहे हैं। उग्रवाद और आतंकवाद, नक्सलवाद इस देश को 4 दशक से परेशान करता था। मोदी जी के 14 से 24 के कार्यकाल में उग्रवाद और आतंकवाद और नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं, मोदी 3 में ये देश पूर्णतया आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद से मुक्त होकर शांत और समृद्ध भारत बनने की दिशा में आगे बढ़े। भाई और बहनों, मोदी जी के शासन ने कई विरोधाभास खत्म कर दी। एक समग्रता से सोचने वाला नेतृत्व, एक नीति के आधार पर चलने वाला नेतृत्व, एक युग दृष्टा नेतृत्व किस तरह से काम करता है, इसकी मिसाल कायम की है। पूरे आजादी से कालखंड सरकारों की मीमांसा इसी तरह से होती है। ये सरकार किसानों की सरकार है या उद्योगपतियों की सरकार? ये सरकार किसान कल्याण करेगी या इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगी? मोदी जी ने बता दिया, किसान कल्याण भी हो सकता है और अर्थतंत्र भी पटरी पर आ सकता है। दोनों के बीच में कोई विरोधाभास नहीं। इस सालों तक बहस का बंटवारा रहा, ये सरकार गांवों की है या शहरों की,
ये भी विरोधाभास रहा। या तो आप गांव का विकास कर सकते हो या शहर का कर सकते हो। मोदी जी ने ये भी सिद्ध कर दिया, गांव दुनिया में सबसे अच्छे गांव बन सकते हैं, गांव से कोई पलायन नहीं होगा, और शहर भी दुनिया में सबसे सुविधापूर्ण शहर बन सकते हैं, स्मार्ट सिटी बन सकते हैं। ये सिद्ध किया। गरीब कल्याण और अर्थतंत्र का विकास, दोनों के बीच में भी बहुत बहस है। कई बार कई सरकार, कई अर्थशास्त्री, कई पंडित कहते रहे कि जो अर्थशास्त्र का मतलब अर्थतंत्र का विकास करना है तो गरीब कल्याण को छोड़ना पड़ेगा। मैं आज सबके सामने कहना चाहता हूं, हर किसान को हर साल 6,000 रुपया देना, हर गरीब को सभी प्राथमिक सुविधाएं एक साथ दे देना, और अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर ला देना, वो मोदी जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। भाई और बहनों, आज एक संदेश लेकर जाइए यहां से। 130 करोड़ की 140 करोड़ की जनता के बीच में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देश की जनता बनाए, हमारा अर्थतंत्र भी तीसरे नंबर पर आ जाएगा। ये संदेश लेकर हमने जाना है। इसी तरह से एक द्वंद्व चालू रहा कि विदेश नीति, अगर दुनिया को मित्र बनाना है तो देश की सुरक्षा में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये बहुत लंबा बहस का विषय आजादी के बाद तुरंत शुरू हुआ, और सारे पंडित सुरक्षा नीति और विदेश नीति के बीच के द्वंद्व में फंसते रहे। मोदी जी ने तय कर लिया और कर दिखाया कि सरहद की सुरक्षा, देश की सुरक्षा हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है। और आज ये करने के बाद, देश को सुरक्षित करने के बाद, मोदी जी ने भारत को विश्व मित्र के रूप में प्रस्तावित किया। वसुधैव कुटुंबकम का हमारा सूत्र को उन्होंने नीचे लिखा। मित्रों, इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी, इसकी देन थी कि इस देश के लोकतंत्र की स्पिरिट को खत्म कर, देश के लोकतंत्र को भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण और जातिवाद से कलर्ड कर दिया। कभी भी स्वतंत्र रूप से जनमत उभर कर ना आए, इस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था करने में परिवारवादी पार्टियां लगी रही। मोदी जी ने 10 ही साल में भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण और जातिवाद को समाप्त कर विकास की राजनीति को मध्य बिंदु में लाया, जिसको देश की जनता ने स्वीकारा। मित्रों, मैं आज आप सबके माध्यम से करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहने आया, अगला चुनाव 2 खेमे पड़े हुए महाभारत के युद्ध में, जैसे पांडव और कौरव के खेमे पड़े थे, इसी तरह चुनाव के पहले 2 खेमे पड़े हैं। एक खेमा है मोदी जी के नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन, और दूसरा है कांग्रेस के नेतृत्व में सारी परिवारवादी पार्टियों का इंडी अलायंस। देश को ये दोनों में से एक को चुनना है। इंडी गठबंधन एक घमंडिया गठबंधन, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति का पोषक, और भाजपा और एनडीए का गठबंधन राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर चलने वाला गठबंधन है। देश की जनता को तय करना है। ये परिवारवादी पार्टियां चाहिए, ये भ्रष्टाचार की पोषक पार्टियां चाहिए, तुष्टीकरण करने वाली पार्टियां चाहिए, और देश के लिए जान न्यौछावर करने के लिए तैयार भारतीय जनता पार्टी चाहिए। मित्रों, ये जो अलायंस हुआ है, अलायंस ऐसे ही नहीं होता है। अलायंस जब सोच समान हो, विचार समान हो, सिद्धांत समान हो, तब होती। ये इंडिया अलायंस जो बना है, ये पूरा का पूरा इंडिया अलायंस कांग्रेस के नेतृत्व में। मैं
आज आपको कह सकता हूं, इस देश में भ्रष्टाचार की जनक कांग्रेस पार्टी है और इस देश में भ्रष्टाचार का पोषण भी कांग्रेस पार्टी ने किया है। मित्रों, 10 साल यूपीए के ले लीजिए, कोल ब्लॉक आवंटन, कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला, 2G घोटाला, शारदा चिटफंड का घोटाला, हिमाचल में सेबों की बिक्री का घोटाला, INX मीडिया का घोटाला, एयरसेल मैक्सिक का घोटाला, अंतरिक्ष देवास का घोटाला, लैंड फॉर जॉब का घोटाला, पंचकुला और गुड़गांव में भूमि आवंटन का घोटाला, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का घोटाला, एम्ब्रियर डील, बेसिक ट्रेनर विमान में घोटाला, हॉक एयरक्राफ्ट खरीदी में घोटाला, सबमरीन का घोटाला, ऑगस्टा वेस्टलैंड का घोटाला, बोफोर्स का घोटाला, जीप घोटाला, मारुति घोटाला और भोपाल गैस कांड से चंदा उगाने का घोटाला। ये कांग्रेस पार्टी, हमारे यहां ऐसा कहते थे कि किसी भी तत्व का व्याप आकाश, भूमि और पाताल तक होता है, मगर इन्होंने तो आकाश से भी आगे जाकर अंतरिक्ष में भी घोटाला किया, भूमि से आगे जाकर पाताल में खदानों का भी घोटाला किया और समंदर को भी नहीं छोड़ा, वहां सबमरीन का भी घोटाला कर दिया। जब, नल, थल, अंतरिक्ष, हर जगह एक कांग्रेस ने घोटाले किए और इंडी अलायंस का नेतृत्व कांग्रेस के हाथ में। मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं, किस प्रकार की सरकार, एक और लाखों करोड़ के घपले घोटाले करने वाली कांग्रेस है और दूसरी ओर 23 साल से राज्य सरकार और केंद्र सरकार में मुखिया रहने के बाद भी हमारे विरोधी भी एक कानी पाई का आरोप न लगा सके, ऐसा नेतृत्व नरेंद्र मोदी का नेतृत्व। देश की जनता ने, मित्रों, देश की जनता ने तय करना है कि देश का भविष्य ये भ्रष्टाचारियों के हाथ में सौंपना है या नक्सिक प्रामाणिक व्यक्ति जिस पर दुश्मन भी आरोप नहीं कर सकते, ऐसे नरेंद्र मोदी जी को सौंपना। और मित्रों, एक कहावत है, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां भी सुभान अल्लाह। जब कांग्रेस पार्टी इतना भ्रष्टाचार करती है तो साथी भला क्यों बाकी रहेंगे? आम आदमी पार्टी आबकारी जकात का घोटाला, लोगों के उपचार में मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला, ढेर सारे घोटाले किए, लोगों के मेडिकल टेस्ट करने में भी घोटाला किया और आज उनका सारा नेतृत्व कोर्ट से भागता है, कोर्ट से भागता है, एजेंसियों से भागता है। झारखंड में एक MP के घर से 350 करोड़ रुपया जब्त होता है। छत्तीसगढ़ में महादेव के नाम से जुआ खिलाने का एक घोटाला आता है। DMK के मंत्रियों के घर से करोड़ों रुपया बरामद होता है। तृणमूल कांग्रेस के मंत्रियों के घर से अनेक करोड़ रुपया, 55 करोड़ तो एक ही स्थान पर से मिलते, अनेक करोड़ रुपयों का, सैकड़ों करोड़ के घोटाले बाहर है और लालू जी सजा आपता है और अभी भी एक एक नई भ्रष्टाचार की FIR उन पर हो रही है। मित्रों, पूरा इंडी अलायंस, ये कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में घमंडिया गठबंधन, ये पूरा भ्रष्टाचार से लिप्त। देश की जनता ने तय करना है, भ्रष्टाचार के दूषण को समाप्त करने वाले नरेंद्र मोदी जी को मैंडेट देना है या भ्रष्टाचार ही जिनका धर्म है, ऐसे इंडी अलायंस को मत देना है। ये देश की जनता ने दे। मित्रों, परिवारवाद, अभी ढेर सारे पत्रकार, कुछ मीडिया चैनल, इंडी अलायंस बड़ा चैलेंज, बड़ा चैलेंज, बड़ा चैलेंज, बड़ा चैलेंज। अगर मुझे कोई कहे कि इंडी अलायंस क्या है तो मैं इसकी एक ही व्याख्या करता हूं, 7 परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन इंडी अलायंस है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है।
जो अपनी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं स्थापित कर सकते, वो देश की डेमोक्रेसी की रक्षा नहीं कर सकते। ये देश की जनता को, आपकी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, आपकी पार्टियां लोकतांत्रिक पार्टियां नहीं है, आप देश के लोकतंत्र का रक्षा नहीं कर सकते। एक और मोदी जी के नेतृत्व में डेवलपमेंटल अलायंस है और दूसरी ओर राहुल जी के नेतृत्व में डायनेस्टिक अलायंस है। डेमोक्रेटिक अलायंस, डेवलपमेंटल अलायंस और डायनेस्टिक अलायंस के बीच में देश की जनता को पसंद करना है। मुझे विश्वास है कि एक और मोदी जी देश के और गरीबों के विकास के लिए काम करें और दूसरी ओर अपने परिवार की चिंता करने वाली पार्टियां है। देश निश्चित रूप से विकास की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को सिलेक्ट करेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास। देखिए साहब, इनके राजनीति में उद्देश्य क्या है? मोदी जी कहते हैं महान भारत की रचना हो, 2047 तक का लक्ष्य रखा, आत्मनिर्भर भारत की रचना हो, 2047 तक का लक्ष्य रखा। सोनिया जी का लक्ष्य राहुल जी को पीएम बनाना, पवार साहब का लक्ष्य बेटी को सीएम बनाना, ममता दीदी का लक्ष्य भतीजे को सीएम बनाना, स्टालिन का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, लालू प्रसाद जी का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, उद्धव ठाकरे का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना और मुलायम सिंह जी बेटे को बनाकर ही गए हैं। अब मुझे एक बात बताइए कार्यकर्ता भाइयों बहनों, जिनका लक्ष्य ही अपने बेटे बेटी भतीजों का कल्याण हो, वो गरीब का कल्याण कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। जिनका लक्ष्य ही अपने परिवार के लिए सत्ता हथियाना हो, वो देश का कल्याण कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। मित्रों, इस देश के अंदर 2G, 3G और 4G पार्टियां हैं। 2G से मतलब आप 2G घोटाले से नहीं है। 2 जनरेशन पार्टी, 3 जनरेशन पार्टी, 4 जनरेशन पार्टी, 4 पीढ़ी तक नेता नहीं बदलता है। 4 पीढ़ी तक नेता नहीं बदलता है। क्यों भाई? देश के किसी युवा में कौवत नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ सकता? ना जी, वो नहीं बढ़ सकता। थोड़ा आगे बढ़ गया तो उसका हस्र कर देंगे। कई सारे लोग ऐसे हस्र किए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर आज लोकतंत्र की यात्रा में जुड़े हैं। तेजस्विता का, परफॉर्मेंस का, विचार का, परिश्रम का और दृष्टि का वहां कोई महत्व नहीं है। वहां केवल और केवल आप कहां जन्मे, इसका महत्व है। मित्रों, मैं आज आप सबके माध्यम से देश की जनता को पूछना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी परिवारवादी पार्टी होती तो एक चाय बेचने वाले का बेटा कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। लोकतंत्र के अंदर मित्रों, लोकतंत्र के अंदर ये बहुत जरूरी है, सबको समान अवसर मिले। सबके अंदर ईश्वर दत्त शक्तियां जो पड़ी हैं, वो ईश्वर दत्त शक्तियों के आधार पर उसको आगे बढ़ने का मौका मिले और वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में विद्यमान है और किसी दल में नहीं। भाई और बहनों, मोदी जी एक गरीब परिवार से, गरीब मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते, इतने गरीब परिवार से इस देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने पूरे विश्व में देश को सम्मान दिलाया, गौरव दिलाया, प्रस्थापित। इस देश की राष्ट्रपति एक जनजाति परिवार से आती है। जनजातियों में भी अति पिछड़ी जातियों में से राष्ट्रपति मुर्मू जी आती है। प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक गरीब आदिवासी की बेटी को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर सभी आदिवासियों का सम्मान। इस देश का उपराष्ट्रपति एक किसान का बेटा, खेत जोतने वाले का बेटा इस देश का उपराष्ट्रपति बना है। मित्रों, मैं खुद कह मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में बूथ का काम करने वाला एक व्यक्ति
देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है, राष्ट्रपति भी बन सकता है। और वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में ये सहूलियत उपलब्ध है, क्योंकि हमने हमारी पार्टी को लोकतांत्रिक पार्टी बनाकर रखा है। मित्रों, ये परिवारवादी पार्टियां जो अपने बेटे बेटियों के लिए काम करती है, वो देश का कल्याण नहीं कर सकती। केवल और केवल राष्ट्र प्रथम के नारे के साथ आगे बढ़ रही भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही भारतीय जनता पार्टी ही देश का कल्याण कर सकती है। मित्रों, इस देश में जब से हमारा संविधान बना, हमारे संविधान के अंदर पंथ निरपेक्षता को बहुत बड़ा महत्व दिया गया। और ये देश आज से नहीं, हजारों सालों से पंथ निरपेक्षता के आधार पर, बिन सांप्रदायिकता के आधार पर चलता रहा। राज्य का कभी कोई धर्म नहीं होता है, सबको अपना धर्म बनाने की, मानने की और उसका अनुसरण करने की छुट्टी भी है, मुक्ति भी है। परंतु कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक की रचना करने के लिए संविधान की उदात्त भावनाओं में भी विकृति डालकर पंथ निरपेक्षता को तुष्टीकरण की राजनीति से दूषित किया। मित्रों, मैं आज आप सबके सामने कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस पार्टी जिसने भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारा और एफिडेविट पर नकारा, बाद में उनको एफिडेविट वापस ले। ट्रिपल तलाक का कानून जो केवल और केवल महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकार देने का कानून है, इसका आपने विरोध किया। यूसीसी जो कांग्रेस के समय में ही संविधान निर्माता एक लक्ष्य देश के लिए रख कर गए थे, उत्तराखंड सरकार यूसीसी लाई, कांग्रेस ने इसका भी विरोध किया। मित्रों, धारा 370 जब संविधान बना तब ये तय था कि टेम्पररी का मतलब है उचित समय पर उसको हटा देना, मगर 70 साल तक उचित समय आया नहीं। धारा 370 के कारण कश्मीर के अंदर अलगाववाद बढ़ा, उग्रवाद बढ़ा, पाकिस्तान को अंदर पैर रखने की भूमि मिली और 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए। मगर तुष्टीकरण की राजनीति ने धारा 370 को हटाने नहीं दिया। इस देश की जनता ने मोदी जी को दूसरी बार पूर्ण बहुमत दिया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया और आज कश्मीर एक नए युग के साथ आगे बढ़ रहा है। पीएफआई पर बैन हमने लगाया, तब भी कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोगों ने टेढ़े मेढ़े बयान किए। दक्षिण भारत की महान परंपरा, तमिलनाडु की महान परंपरा, पवित्र सेंगोल को हमने पार्लियामेंट के अंदर बड़ी पवित्रता से प्रस्तावित किया। इसका भी कांग्रेस पार्टी और उनके साथियों ने विरोध किया। ये जहां भाजपा विजयी होती है, उन राज्यों को गौमूत्र स्टेट कहते हैं। ये लोग संविधान पर पहला अधिकार, देश के खजाने पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, ये मान्यता रखने वाले हैं। मोदी जी का कहना है देश के खजाने पर पहला अधिकार गरीब का है, दलित का है, आदिवासी का है, पिछड़े। जाकिर नाइक को मैसेंजर ऑफ पीस का सर्टिफिकेट देते हैं, भगवा आतंकवाद के नाम से पूरे सनातन धर्म को बदनाम करते हैं। और मित्रों, अंतिम चरम सीमा तो तब आ गई जब 550 साल के बाद इस देश में उत्सव का क्षण आया। रामलला का प्रधानमंत्री जी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले थे। रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में न्यास ने कांग्रेसियों को भी निमंत्रण भेजा, मगर उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करना तय माना, इसको ठुकरा दिया। मैं आज यहां से कांग्रेस पार्टी को चेतावनी देना चाहता हूं। आपने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकराकर केवल ये ऐतिहासिक पल में हिस्सेदार होने से आप नहीं कतराए हैं,
आपके देश के महान बनने की प्रक्रिया से अपने आप को दूर कर लिया है। देश की जनता इसको देख भी रही है और याद भी रख रही है। मित्रों, खैर वो आए ना आए, भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण में नहीं मानती है। मैं आज इस महान अधिवेशन के सामने कहना चाहता हूं, किसी भी लोकतांत्रिक देश में भी बहुमत समाज ने अपनी श्रद्धाओं के निर्वहन के लिए इतनी लंबी कानूनी लड़ाई नहीं लड़ी है। 75 साल तक हम कानूनी लड़ाई लड़े और संपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से हमने राम मंदिर का निर्माण किया। इसका संपूर्ण यश हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। भाई और बहनों, ये कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस वाले, ये कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस वाले हम पर आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अस्थिरता फैलाती। मैं तो ज्यादा जवाब नहीं देता, मगर चुनाव का समय आया है, जनता के सामने सच रखना चाहिए। मैं आज ये कहने आया हूं कि कांग्रेस पार्टी की कभी से, जब से इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी तब से ना लोकतंत्र में श्रद्धा है, ना लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में श्रद्धा है। इन्होंने न्यायपालिका, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, चुनाव आयोग, कैग जैसी सभी संवैधानिक संस्थाओं का धज्जियां उड़ाने का काम किया है। इमरजेंसी ये आपकी ही देन थी साहब, आप भूल जाते हो। पूरे देश को जेल खाना बनाकर रख लिया था, पूरा विपक्ष जेल के अंदर बंद था और आर्टिकल 356 सरकारें तोड़ने का जो रिकॉर्ड, आज से मैं बहुत सोच समझकर मेरा स्टेटमेंट करता हूं, आज से 100 साल बाद भी कांग्रेस पार्टी का रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाएगा। इतनी सरकारें आपने गिराई। मित्रों, कांग्रेस पार्टी ने 90 बार आर्टिकल 356 का प्रयोग किया, 50 बार अकेली इंदिरा गांधी जी ने किया। 40 क्षेत्रीय दलों की सरकार एक कांग्रेस पार्टी ने गिराई। 3 केंद्र की सरकार, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर जी, देवगौड़ा जी और गुजराल, ये 4 सरकारों को गिराने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया है। और मित्रों, ये हमें कहते हैं जुडिशरी कोई फैसला देगी, न्याय करेगी, तो इस पर टिप्पणियां कर कर जुडिशरी को डराते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी को याद कराता हूं, 1973 में 3 वरिष्ठ जजों को कुदाकर जस्टिस सेलत, जस्टिस ग्रोवर और जस्टिस हेगड़े को कुदाकर आपने एएन रे को सर्वोच्च न्यायाधीश बनाया, क्योंकि आप रायबरेली का फैसला आपके खिलाफ आ गया था। मित्रों, हमने कभी जुडिशरी के खिलाफ इस प्रकार के षड्यंत्र नहीं किए। मित्रों, कांग्रेस पार्टी इस देश में अस्थिरता की जनक है और स्थिरता अगर कोई दे सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। मित्रों, अभी अभी देश में हम चुनाव में जा रहे हैं, हिंसा कहां होती? मैं आज देश के मीडिया को भी कहना चाहता हूं, हिंसा की बात आप करते हैं, कौन से राज्यों में चुनावी हिंसा होती है? कौन से राज्य में पॉलिटिकल हिंसा होती है? मैं आज देश की जनता को गिनाना चाहता हूं। केरल, हमारे 100 से ज्यादा कार्यकर्ता शहीद हो गए, 300 से ज्यादा कार्यकर्ता अपाहिज हो गए। किसका शासन है? इंडिया अलायंस का शासन है। बंगाल, सैकड़ों कार्यकर्ता मौत के घाट उतार दिए गए। हमेशा चुनाव में धांधली, घपलेबाजी और हिंसा होती रही। किसका वहां राज है? ममता दीदी का राज है, इंडिया अलायंस का राज है। बिहार में भी जंगल राज था, तब 100-100 किलोमीटर दूर मतपेटियां मिलती थी। किसका राज था? इंडिया अलायंस का राज था। यूपी में भी चुनाव का रेगिंग होता था। हमारी सरकारों में कभी रेगिंग नहीं हुआ। किसकी सरकार थी? आपकी सरकार थी। मित्रों,
आज भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता हिंसा की भेंट चढ़े। कईयों ने तो जान गंवाई, कई अपाहिज हुए, कईयों के घर जल गए। हम तो हिंसा के भुक्तभोगी है। हिंसा फैलाने वाला गठबंधन अगर कोई है तो एक घमंडिया गठबंधन है, इंडी अलायंस है। भाई और बहनों, ये कांग्रेस का शासन था। आजादी के वक्त कांग्रेस ही देश की ओर से नेगोशिएट करती, तब ही देश का विभाजन। और आज भी कांग्रेस की विभाजनकारी प्रवृत्ति राजनीतिक फायदे के लिए कम नहीं हुई। अभी अभी कांग्रेस के नेता ने कहा कि इस देश के दो टुकड़े होने चाहिए। खुलेआम देश के दो टुकड़े करने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी इस स्टेटमेंट से कन्नी भी नहीं काटती है। ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती। मां भारती का अपमान करने वाले जॉर्ज पुनिया का कांग्रेस के राजकुमार आशीर्वाद लेते हैं। जॉर्ज सोरेस जो भारत विरोधी है, वो उनका समर्थन करता है। कोयम्बतूर बम ब्लास्ट को इंडी अलायंस इसके गुनहगारों को रिहा कर देती है। और कांग्रेस के नेता पाकिस्तान में जाकर मोदी जी को हटाने के लिए पाकिस्तान की मदद मांगते हैं। पाकिस्तान की मदद मांगते हैं। जब धारा 370 मोदी जी ने हटाई, राहुल गांधी का 370 के समर्थन में जो बयान था, वो पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में कोट अनकोट कर शर्म करो कांग्रेसी। आपके देश के खिलाफ आप विदेश में जाकर बोलते हो। देश के प्रधानमंत्री, देश की संसद, देश के लोकतंत्र की निंदा विदेश में जाकर करते हो। और धारा 370 जैसी महत्वपूर्ण चीज को आपने पाकिस्तान को यूएन में हथियार देकर देशद्रोह का एक उदाहरण सेट किया है मित्रों। और मैं देश की जनता को कहता हूं, ये विभाजनकारी प्रवृत्ति जो आजादी के वक्त थी, वो आज भी वहां पर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। मित्रों, अभी अभी एक कांग्रेस के शहजादे को किसी ने एक भाषण लिखकर दे दिया है। उनका तय है, हर भाषण वो 9 महीने तक बोलते ही रहेंगे। 9 महीने के बाद स्क्रिप्ट बदलता है, ये तय है उनका। अभी उनके हाथ में ओबीसी का भाषण किसी ने थमा दिया है। हर जगह ओबीसी पूछते हैं, हर सवाल ओबीसी के लिए। मैं इनको कहना चाहता हूं, भाई अच्छा ट्विटर रख लो, अच्छा शिक्षक रख लो, और कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी के लिए क्या किया है